हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 अपचय अभिक्रिया के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अभ्यास प्रश्न आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इन प्रेक्षणों की अनुकूलता को कैसे समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेक्षण दिए गए हैं, इनके अनुकूलता को आपको समझाना है। यद्यपि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही आक्सीकारक हैं। ठीक है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही क्या है, आक्सीकारक हैं। फिर भी टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हम एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग आक्सीकारक के रूप में क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही आक्सीकारक हैं। फिर भी जब हम टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बनाते हैं तब हम एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग आक्सीकारक के रूप में क्यों करते हैं। क्यों नहीं हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं, क्यों हम एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का आक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित अपचय समीकरण दीजिए। ठीक है ना, तो देखें ध्यान से। यदि टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्षारीय अथवा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा किया जाए, जैसा कि आपने देखा कि दोनों ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं, तो यदि टॉलुइन का ऑक्सीकरण जो है क्षारीय अथवा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा किया जाए तो ऑक्सीकरण को नियंत्रित करना कठिन होगा। ऑक्सीकरण प्रोसेस को नियंत्रित करना कठिन होगा यदि टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्षारीय अथवा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा किया जाए। इसमें मुख्य उत्पाद जो है बेंजोइक अम्ल के साथ साथ सह अभिक्रियाओं द्वारा दूसरे उत्पाद भी प्राप्त होंगे। ठीक है, मुख्य उत्पाद बेंजोइक अम्ल के साथ साथ बाई प्रोडक्ट सह अभिक्रियाओं द्वारा दूसरे उत्पाद भी प्राप्त होंगे। इसलिए टॉलुइन के ऑक्सीकरण के लिए क्षारीय अथवा पोटेशियम परमैंगनेट के स्थान पर एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट की वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि टॉलुइन का ऑक्सीकरण जो है क्षारीय अथवा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा किया जाएगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीकरण को नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा। इसमें मुख्य उत्पाद जो होगा बेंजोइक अम्ल के साथ साथ सह अभिक्रियाओं द्वारा दूसरे उत्पाद भी प्राप्त होंगे। इसलिए टॉलुइन के ऑक्सीकरण के लिए क्षारीय अथवा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के स्थान पर एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट की वरीयता दी जाती है। ठीक है, समीकरण आप देखें, इसका जो अपचय अभिक्रिया जो होगा, रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा वो इस रूप में होगा C6H5CH3। ये आपका टॉलुइन है C6H5CH3। इसका अभिक्रिया करा रहे हैं आप पोटेशियम परमैंगनेट से जो कि एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, तो जब इसका अभिक्रिया आप कराएंगे तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड MnO2 अब प्लस बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल बनेगा। यहाँ पे जो आपका टॉलुइन है C6H5CH3, इसका एवरेज ऑक्सीकरण अवस्था जो कार्बन का होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, वह होगा -8/7। ठीक है, बेंजोइक अम्ल में जो कार्बन है उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का जो होगा वो होगा -2/7। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि टॉलुइन का अम्लीय हो या क्षारीय हो पोटेशियम परमैंगनेट, यह दोनों स्थिति में आक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। फिर भी टॉलुइन का ऑक्सीकरण जो है इनसे नहीं किया जाता है। इसके लिए एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं, क्योंकि इनमें जो ऑक्सीकरण की नियंत्रित करने कठिन हो जाता है, ऑक्सीकरण को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है और मुख्य उत्पाद बेंजोइक अम्ल के साथ साथ सह अभिक्रियाओं द्वारा दूसरे उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है टॉलुइन के ऑक्सीकरण के लिए। ठीक है, यह आपका रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है और यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, अतः यहाँ पे अपचयन हो रहा है।
जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन का, टॉल्यूइन में कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट -8/7 है और बेंजोइक एसिड में कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट -2/7 है। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, अतः यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, अतः यह एक अपचयोपचय अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ख। इसमें कह रहा है कि क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हमें तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्राप्त होती है। क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हमें तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्राप्त होती है, परंतु यदि मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित हो तो हमें ब्रोमीन की लाल वाष्प प्राप्त होती है। क्यों? ठीक है, तो अगर क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक है और उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालें तो हमें तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्राप्त होती है, लेकिन यदि मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित हो तो हमें ब्रोमीन की लाल वाष्प प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है, यह आपको समझाना है। तो देखें ध्यान से, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्लोराइड युक्त एक अकार्बनिक मिश्रण में मिलाया जाता है तो कम वाष्पशील अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक वाष्पशील अम्ल HCl को विस्थापित करता है। ठीक है, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्लोराइड युक्त एक अकार्बनिक मिश्रण में मिलाया जाता है तो उस कंडीशन में कम वाष्पशील अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक वाष्पशील अम्ल HCl को विस्थापित करता है और HCl गैस की तीक्ष्ण गंध आती है। समीकरण देख लें, यह आपका सोडियम क्लोराइड है जो कि क्लोराइड युक्त एक अकार्बनिक मिश्रण है, सोडियम क्लोराइड। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से HCl की गंध आएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के रूप में आएगा और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेंगे। यहाँ पे HCl एक दुर्बल अपचायक है, यह H2SO4 को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित करने में असमर्थ होता है। HCl जो है एक दुर्बल अपचायक है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित करने में असमर्थ होता है। ठीक, जब मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित होता है तो अधिक वाष्पशील अम्ल हाइड्रोजन ब्रोमाइड विस्थापित होता है। ठीक है, जब मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित होता है तो अधिक वाष्पशील अम्ल हाइड्रोजन ब्रोमाइड विस्थापित होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक अधिक प्रबल अपचायक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वह एक अधिक प्रबल अपचायक है और सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देता है। HCl नहीं कर पाता था, जबकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है एक अधिक प्रबल अपचायक होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देता है और यह स्वयं ऑक्सीकृत होकर ब्रोमीन देता है, जो लाल वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, HBr जो है एक अधिक प्रबल अपचायक है और सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देता है। यह स्वयं ऑक्सीकृत होकर ब्रोमीन देता है, जो लाल वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, समीकरण आप देख रहे हैं कि सोडियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जब सोडियम ब्रोमाइड में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा और खुद जो है ब्रोमीन के रूप में लाल वाष्प के रूप में प्रकट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्लोराइड युक्त एक अकार्बनिक मिश्रण मिलाया जाता है तो कम वाष्पशील अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक वाष्पशील अम्ल HCl को विस्थापित करता है और HCl गैस की तीक्ष्ण गंध आती है। समीकरण में आप देखें, सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl गैस। लेकिन HCl यहाँ पे एक दुर्बल अपचायक है और यह सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित करने में असमर्थ होता है। ठीक, जब मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित होता है तो अधिक वाष्पशील अम्ल HBr
ठीक है, अधिक वाष्पशील अम्ल HBr विस्थापित होता है, और यह HBr एक प्रबल अपचायक होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित कर देता है और स्वयं ऑक्सीकृत होकर ब्रोमीन देता है जो लाल वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, समीकरण में आप देख सकते हैं सोडियम ब्रोमाइड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा जिससे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड में और स्वयं जो है ब्रोमीन वाष्प लाल वाष्प के रूप में प्रकट होगा। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 12। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।